से हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है डील की बातें हो रही थी, अगर डील की उम्मीदें करने वालों की आज के DGISPR के बयान से उम्मीदें टूटी हैं, तो क्या हुकूमत का भी खौफ टूट गया है? कोई खौफ नहीं है कि आज ये मामला ठीक है सारे के सारे? लेकिन ये मामला ठीक ही है। पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से छोटी बातें भी जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और बड़ा मीडिया में ज़्यादा डिस्कशन होती है। इसलिए एक इशू है जो बार बार आता है, अदरवाइज कोई इसमें दो राय ही नहीं है। हमने देखिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, हमने सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं। हमने कोशिश की है कि कोई डिक्टेटोरियल किस्म की रिजीम हम कायम ना करें। हमने तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम अपोजिशन, तमाम को बार बार ये कहा है कि आप अपोजिशन को भी हम कहते हैं बार बार कि आप हमसे बैठे और हमारे साथ मिलकर चलें। इदारों के साथ भी हमारा रवैया यही है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तभी इस्तेहकाम होगा अगर एक ऐसी हुकूमत होगी जो दूसरों का नुक्ता नज़र सुनकर ही आगे चलेगी। वैसे मगर एक तासुर ज़ाहिर ये उभर गया था जब नए DGISI की तैनाती का मामला हुआ कि जो मामलात अच्छे थे वो वैसे नहीं रहे हैं। ज़ाहिर माजी की तो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो सही है, मगर आपकी माजी की तारीख तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत अच्छी थी, मगर माजी करीब की तारीख पर सवालात उठ रहे थे कि कहीं ताल्लुकात उतने बुरे तो नहीं हैं, हुकूमत कहीं ख़तरे में तो नहीं है, तो वो मामला ठीक है? देखिए जी, आप रोज़ाना इंटरेक्शंस होते हैं, रोज़ाना जो है वो इतना ज़्यादा एक गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं। अब इशू ये होता है कि कई जगहों के ऊपर नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है और उसमें कई दफ़ा जो बातचीत है वो शायद उस तरीके से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो। लेकिन इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि जो इस वक्त एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे आइडियल रिलेशनशिप है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे चले। मतलब आइडियल कैसा है? क्योंकि पहले तो बहुत आपके लिए सपोर्टिव था, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, दीगर मामलात हों, भरपूर ताउन था, ताजरों से मुलाकातें हों। अब क्या न्यूट्रल है या वैसा ही है? क्योंकि अपोजिशन ने कम से कम मौलाना फजल ने तो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि न्यूट्रल थे इदारे। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में चूंकि वो पेशावर की सीट जीत गए हैं तो उनको लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल थे। अगर वो हार जाते तो वो कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है। तो हमारे यहाँ सियासतदानों ने अपनी हार के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तो बनाने होते हैं। कभी कह देंगे कि जी नहीं ये इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। कोई भी शख्स यहाँ हार तो तस्लीम नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हार तस्लीम करूंगा तो इससे तो पता लगेगा कि मेरी मकबूलियत ही खत्म हो गई है। जब भी आप इलेक्शन हारते हैं तो ये कह देते हैं कि धांधली हुई है, जब जीतते हैं तो कह देते हैं जी हम जीत गए हैं। तो ये तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फौज के और सिविल जो रिलेशनशिप हैं वो उतने ही अच्छे हैं जितने के पहले दिन। सब मगर अगर क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल भी हों तो आपकी हुकूमत मुश्किल में नहीं आ सकती है कि जिसमें बहुत सारी मामलात हों। अगर ये स्पीकर के लिए जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस के लिए, सेनेट चेयरमैन के लिए जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इत्तेहादियों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि वो मैनेज किया जाता था आपके लिए। देखिए ये जो भी इत्तेहादी होंगे या जो भी लोग हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स में लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ये देखते हैं कि अगली उनकी जो सेटअप है, अगले जो इस शतरंज की इस खेल के ऊपर, शतरंज की इस बसात के ऊपर उनकी पोजीशन अगली क्या होगी, उसके मुताबिक फैसले करते हैं। लिहाजा जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इसी के मुताबिक अपने फैसले करते हैं। ये जो हमारे सारे इत्तेहादी हैं वो फैसले करते हैं। जहाँ तक फौज की बात है या सिविल मिलिट्री की बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें फौज न्यूट्रल इदारा है ही नहीं। फौज हो, तमाम इदारे हों, वो हुकूमत के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ही जो है वो ये समझती है कि फौज को और तमाम इदारों को हुकूमत के साथ रहना। वैसे अगर ज़रा सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है, हुकूमतों को कमज़ोर भी नहीं करना है, मगर पाकिस्तान की माजी की तारीख अलग है। क्या वज़ीर आज़म को भी कहीं ना कहीं खदशा हुआ था? एक बयान उनका रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने पार्टी के इजलास में कहा कि एक सज़ा याफ्ता शख्स किस तरह चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकता है, कि उन्हें भी खदशात थे कि कोई डील वगैरह हो रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाना, वज़ीर आज़म बनाना। देखिए मसला यही हो जाता है कि जब आधी बात जो है वो रिपोर्ट हो और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है ऐसी गुफ्तगू के लिए। ये जो गुफ्तगू थी वो सुप्रीम कोर्ट बार के तनाजुर में उन्होंने की थी कि जब ये खबर डिस्कस हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो आप जो नाअहली है उसको ख़त्म करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा
कि जहां पे वकील भी अगर जो है, इतना बड़ा इदारा जो है वो ये बात करेगा, तो फिर इखलाकी जो एडवोकेसी है पाकिस्तान में वो कौन करेगा? इस कॉन्टेक्स्ट उन्होंने फौज का या किसी का तो जिक्र ही नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट बार के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। साहब, और आज उनसे महंगाई के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आम फौजी जवान भी वहीं से जाके चीज़ें खरीदता है, तो महंगाई के मामलात के हवाले से उन्होंने कहा जो फोरम्स हैं उस पर बात भी की जाती है ताउन के, तो क्या कोई कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है इस हवाले से? महंगाई तो जाहिर है कि इसमें कंसर्न का इजहार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं, और जो इस वक्त हमारी कंसर्न है उसी कंसर्न के नतीजे में अब चीज़ें जो हैं वो नीचे आना शुरू हुई हैं। आपने देखा पिछले महीने को देखें, इस महीने को देखें, तो आपको एक वाज़े एसपीआई में डिक्लाइन नजर आना शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह जो देखिए जो चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर है वो उसकी कीमत के ऊपर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपनी चीज़ें हैं वो नीचे आना शुरू हुई हैं, और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का अपना कंसर्न है। वैसे मगर ज़ाहिर है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलसल ये आपके हुकूमत की तरफ से प्रॉमिस किया गया। दिसंबर का नंबर भी 22 माह का हाईएस्ट नंबर है, 12.5% का CPI है, 20% से ऊपर SPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 20% से ऊपर है। तो ये सारा का सारा मामला अभी कंट्रोल में है नहीं आपके, और अभी मजीद महंगाई के खदशात ही आगे जाके भी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा तो रूरल एरियाज है, हमारे रूरल एरियाज में इतनी बड़ी महंगाई के इश्यूज नहीं है जैसे अर्बन है। और अर्बन में भी मैं देख रहा हूँ, आज देखिए कि स्टॉक मार्केट के जो प्रॉफिट्स हैं, मैं देख रहा था 498 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को स्टॉक मार्केट में की जो कंपनियां हैं उन्होंने दी हैं। 100 जो हमारी टॉप की कंपनीज हैं उनको 929 अरब रुपया उनका जो है वो प्रॉफिट है। इसी तरीके से जो हमारे तमाम मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने 33% से 40% तक जो है वो प्रॉफिट शो किए हैं। आखिर ये सारे आज अगर आप उठा के देखें मरी में और तमाम जो जहां बर्फ पड़ी है, जरा सिर्फ आप जाके उनकी जो शहर है उनकी हालत देखिए। सो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि महंगाई, तो अगर आप इस तरह से कहेंगे तो फिर तो 1947 में से कुछ भी महंगाई नहीं थी। आपने इनकम लेवल्स देखने हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ 5% के ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि महंगाई से 5% ज्यादा ही हम कमा रहे हैं। आप अगर कोई भी मुआशी तज्जिया देख लें तो तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में जो लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है, महंगाई उससे ज्यादा है। इसलिए जो लोगों की आमदनी है वो रियल टर्म्स में कम हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो महंगाई कंट्रोल करना है वो अभी तक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कि फिर आप कहें कि ग्रोथ रेट वो नहीं है जो कि प्रेडिक्ट हो रही है। अगर ग्रोथ 5% है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी महंगाई से 5% आमदनी ज्यादा है। और फिर सेगमेंट्स में भी इशू है। मैं इस बात पे आपसे मुत्तफिक हूं कि हमारी जो अर्बन हमारी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अर्बन हमारी क्लास है, स्पेशली जो अर्बन हमारी तनख्वाहदार क्लास है, उसके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये इनकार नहीं कर सकते कि हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है, इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी कंस्ट्रक्शन है, उससे वाबस्ता लोगों की आमदनियों में खातर खा इजाफा हुआ है। तो ठीक है, आप कह लीजिए कि कुछ सेगमेंट्स के लिए महंगाई है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स के लिए महंगाई नहीं है। बहुत शुक्रिया।